हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, हम बात करेंगे फिशरी रिसोर्सेज के ऊपर और साथ में हम आपको बताएंगे कि फिशरी रिसोर्सेज मैनेजमेंट हम किस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं फिशरी रिसोर्सेज के। सबसे पहले जानते हैं फिशरी रिसोर्सेज क्या है। देखिए, फिश जो रिसोर्सेज होते हैं रेफर्स टू फिश पॉपुलेशन एंड अदर मैरीन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हार्वेस्टेड फॉर इकोनॉमिक्स, रिक्रिएशनल एंड सबसिस्टेंस पर्पस। देखिए, फिशरी रिसोर्सेज जो है हम बात करें, ये रेफर करते हैं जब हम फिश की पॉपुलेशन को, या मान के चलो जो भी हमें फायदा मिल रहा हो, जो भी हम फिश का इस्तेमाल करके जो भी उसका हमें फायदा मिल रहा हो, उसे हम कहते हैं फिशरी रिसोर्स। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इकोनॉमिक के लिए हार्वेस्ट करते हैं। रिक्रिएशनल का मतलब होता है स्पोर्ट फिशिंग, जैसे गेम फिशिंग है, एंजॉय करते हैं। सबसिस्टेंस का मतलब होता है हम फिश को एज फूड करते हैं। ठीक है ना। आप पता ही है कि हमने कई लोग ऐसे हैं, कई मछुआरे ऐसे हैं जिनका घर बार इसी पे चलता है। वो फूड के लिए भी, क्लॉथिंग के लिए भी, शेल्टर के लिए भी, सब के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, फिश का इस्तेमाल करते हैं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो ऐसी है कि जो फिशरी के ऊपर जो है वो डिपेंड रहती है और फिशरी का इस्तेमाल करके अपनी जो है लाइफ को गुजारते हैं। ठीक है ना। These resources are vital for food security, livelihood and maintaining ecological balance in marine and freshwater ecosystem। अब फिशरी सिर्फ मैरीन के अंदर नहीं है, बल्कि फिशरी जो है फ्रेश वाटर के अंदर भी मिलेगी आपको और मैरीन के अंदर मिलेगी। और जिसका खास जो रिसोर्स रहता है वो फूड की सिक्योरिटी के लिए ठीक रहता है, लाइवलीहुड्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी बड़ा जो है मेंटेन करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि टाइप्स क्या हैं फिशरी रिसोर्सेज के। अगर हम बात करें मैरीन फिशरी की, पहले हम बात करेंगे मैरीन फिशरी की। ये ओशंस में आपको सी के अंदर मिलेगा। बहुत सारी वाइड वैरायटी स्पेशीज हैं, जैसे हम टूना की बात करें, कॉड की बात करें, हेडॉक होता है, श्रिम्प है, लोबिस्टर है। ये कुछ मैंने थोड़ी बहुत एग्जांपल आपको बताई हैं कि जो मैरीन के अंदर होती हैं और इनको मैनेज किया जाता है थ्रू नेशनल एंड इंटरनेशनल रेगुलेशंस ड्यू टू देयर माइग्रेटरी नेचर्स। अब क्या है, जैसे मैंने आपको बोला है कि हम साथ साथ में मैनेजमेंट भी पढ़ते रहेंगे। अब मैरीन फिशरी की बात हो रही है, ठीक है। पहले हम थोड़ा पढ़ते हैं और आगे इसके टाइप्स, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा आता है इनलैंड फिशरी। इनलैंड फिशरी जो फ्रेश वाटर बॉडीज, जैसे राइवर्स की बात करें, लेक्स हो, पॉन्ड्स होते हैं। स्पीशीज कैटफिश हो, कार्प है, तिलापिया है, फ्रेश वाटर प्रॉन्स है, और इनको भी लोकल और नेशनल लेवल पे मैनेज किया जाता है। आगे पढ़ेंगे हम। उसके बाद तीसरा आता है एक्वाकल्चर। क्या आता है एक्वाकल्चर? द कल्टीवेशन ऑफ फिश, क्रस्टेशियंस, मोलस्का एंड एक्वाटिक प्लांट्स इज कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अगर आप इन फिशरीज को, जब हम फिश पढ़ते हैं ना, तो फिश के साथ साथ क्रस्टेशियंस भी आ जाते हैं, मोलस्का भी आ जाते हैं और एक्वाटिक प्लांट्स भी आ जाते हैं कि इनका पूरा एनवायरनमेंट होता है। फिश जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस फिश और पानी, बस दैट इज ऑल नहीं है। और फिश के बहुत सारे आप पढ़ोगे, फीडिंग पर्पस पढ़ोगे। फीडिंग क्या है? फीडिंग के अंदर फिर क्रस्टेशियंस आएंगे, फिर मोलस्का भी आएंगे, एक्वाटिक प्लांट्स भी आएंगे। ठीक है ना। तो बहुत लंबी दास्तान है फिशेस के अंदर। तो उसके बाद क्या है, एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है? जब हम एक्वाकल्चर, हम इनको कल्चर करते हैं अपने कंट्रोल के अंदर। ठीक है ना। तो आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े एक्वाकल्चर जो है वो लोग करते हैं। ठीक है ना। कंट्रोल कंडीशन के अंदर करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्वाकल्चर। याद रखना कि जब हम फिशरीज को कंट्रोल कंडीशन में क्या करेंगे, कल्चर करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, उसको कहते हैं एक्वाकल्चर। जैसे मैरीन है, फ्रेश वाटर स्पीशीज बहुत सारी ऐसी होती हैं, और रैपिडली ग्रोइंग सेटल दैट एक्सप्लोर नेचुरल फिशरीज। ठीक है। अब देखो, मेन चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो क्या है। सबसे पहले आपको मैंने बोला, ये बात मैंने आपको बताई कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम मैनेज करना पड़ता है। ठीक है ना। बहुत सारे इंडिया के अंदर एक्ट आए, और हम एक्ट की बात करें, ऐसे ऐसे एक्ट हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे हम बात करें इंडियन फिशरीज एक्ट। जी हाँ, इंडियन फिशरीज एक्ट ये आया था 1897 में। ठीक है। इसका बहुत बड़ा रोल है इंडियन फिशरीज एक्ट 1897। इसके अंदर भी लिखा है किस तरह से आपको मैनेज करना है। उसके साथ साथ आया था द मर्चेंट
द मर्चेंट शिपिंग एक्ट, और ये आया था 1958 में, 1958 के अंदर ये आया था। ठीक है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट के साथ साथ आया था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी आएगा, इसके साथ भी बहुत जरूरी है। इंडियन वाइल्ड लाइफ कब आया था? ये 1972 में आया था। और इसके साथ साथ हम बात करें, फिर आया था द मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी 1972। फिर आया था मुरारी कमेटी बनी थी, मुरारी, जी हाँ, मुरारी कमेटी बनाई गई थी। और ये जो कमेटी थी ये 1995 में बनाई गई थी। इसका भी यही था कि हमें फिश रिसोर्स को मैनेज करना है। ठीक है, फिर मैरीन फिशिंग पॉलिसी आई। अब जो मैरीन फिशिंग पॉलिसी आई, ये कब आई थी? ये आई थी 2004 में। ठीक है, उसके बाद कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी 2005 में आया। साथ साथ में सीआर, बहुत सारे आए कोस्टल जो रेगुलेशन जोन्स हैं उनको किस तरह से बनाया गया। तो ये सब जो चीजें हैं इन्होंने ये मैनेज करने में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है कि हमें मैनेजमेंट करनी है। अब क्यों करनी है हम आगे जानेंगे। अब देखो फिशरी रिसोर्स का इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहली बात है फूड सिक्योरिटी। आप सभी जानते हैं, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो जानता नहीं होगा कि फिशरी सोर्स जो है फूड सिक्योरिटी के लिए ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स होता है प्रोटीन का। बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं दुनिया के अंदर वो मछली के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जो मछली खाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। साथ साथ हम बात करें इकोनॉमिक वैल्यू क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें, सिग्निफिकेंटली टू द ग्लोबल इकोनॉमी थ्रू द कमर्शियल फिशिंग होती है, आपको पता ही है, प्रोसेसिंग किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। तो ट्रेड जो है ये इकोनॉमिक वैल्यू देता है। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने ही स्टेट के अंदर, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू मिल सकती है। सपोर्ट करता है लाइवलीहुड्स फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, जो कोस्टल इनलैंड कम्युनिटीज जो हैं खासकर उनकी बात करें, बहुत सपोर्ट देता है उनको। उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम हेल्थ। फिश जो है ये क्रूशियल रोल अदा करती है एक्वेटिक सिस्टम के अंदर, जैसे हम बात करें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, और मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ मैरीन फूड वेब्स। ठीक है ना, अब फूड वेब के अंदर भी आ गया, न्यूट्रिएंट साइकिल्स के अंदर भी इसका अच्छा खासा रोल आ गया। हेल्थी फिश पॉपुलेशन जो है वो सपोर्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को एंड रेजिलियंस अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंज। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी के लिए क्यों है? पहली बात है फूड सिक्योरिटी के लिए क्यों है। फूड सिक्योरिटी के लिए इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया इसके अंदर हाई क्वालिटी एनिमल प्रोटीन होता है, जो बहुत सारे कोस्टल आइलैंड कम्युनिटीज को लिए जो है अच्छा खासा रहता है। हालांकि उसके बगैर भी लोग जो हैं वो फिश खाते हैं। आजकल तो आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जो कि फिशरीज, अगर हम बात करें ट्राउट फिश कल्चर जो है, हम कश्मीर की बात करेंगे, बहुत ज्यादा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में आपको कोई स्कीम के बेनिफिट उठा के वो क्या करते हैं, फिश को कल्चर करते हैं वाटर के अंदर। कश्मीर के अंदर जो है ज्यादातर ट्राउट होती है, इसका कल्चर किया जाता है, ताकि जो है कई लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंड हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे हम बात करें रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, विटामिन डी हो या B12 हो, मिनरल, आयोडीन, जिंक एंड आयरन होता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत क्रूशियल होता है। ठीक है ना, और पार्टिकुलरली इन द डेवलपिंग कंट्रीज वेयर माल न्यूट्रिशन इज प्रिवेलेंट, तो वहां पे ज्यादा जो है दिए जाते हैं, ताकि इससे जो न्यूट्रिशन है वो ठीक ठाक रहे, माल न्यूट्रिशन, बच्चों को किसी न्यूट्रिशन की कमी ना हो। उसके बाद है अफोर्डेबिलिटी एंड एसेसिबिलिटी। आप जानती हैं ये जो है प्रोटीन मिलती है आपको, ये कोई ये आप दुकान पे जाओगे वहां प्रोटीन का एक डब्बा लोगे आपको 3000, 2500, 5000 का मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल इजी आपको 200 रुपए केजी मिल जाएंगी, 150 रुपए केजी मछली मिलती है, 100 रुपए भी मिलती है। ट्राउट फिश लोगे तो 300 रुपए केजी मिलती है। ठीक है, तो अगर हम अदर एनिमल प्रोटीन की बात करें, जो फिश है ये आपको बहुत ज्यादा सस्ती मिल जाएगी, इतनी महंगी जो है आपको नहीं मिलने वाली। अवेलेबिलिटी जो है आपको मैंने बताया हर जगह आपको मिलेगी। पहले ऐसा था कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको जो उस टाइम जो फ्रेश होती थी, जो तुरंत निकालते हैं हम, अब क्या है, अब इसको ड्राई भी किया जाता है, साल्ट भी किया जाता है। ठीक है ना, अब बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होती है, अब इसका अचार बनाया जाता है। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर बहुत चीजें आ चुकी हैं आपके पास, अब हर एक जो है शेप से जा सकता है। लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है इसकी, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, फिशिंग इंडस्ट्री जो है ये जॉब्स देती है बहुत।
फिशिंग इंडस्ट्री जो है ये जॉब्स देती है बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल ग्लोबली, बहुत सारे लोग जो हैं फिशरीज के अंदर जॉब करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर डिप्टी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हो या कोई गार्ड हो कि आपकी कोई ही जॉब है, इसके अलावा भी बहुत सारी जॉबें होती हैं। ए स्मॉल स्केल आर्टिसनल फिशरी टू वर्क इन लार्ज कमर्शियल ऑपरेशंस एंड प्रोसेसिंग। तो बहुत सारी चीजें जो है इससे बनती हैं। इनकम की बात करें, बहुत सारा इनकम जनरेट करते हैं फिशिंग से, इसकी एक्टिविटी से। बहुत सारी कम्युनिटीज की हम बात करें, हाउस होल्ड की बात करें, वो फिशरी के ऊपर डिपेंड है। डाइटरी डाइवर्सिटी की बात करें, बैलेंस डाइट है। फिश जो डाइट होता है ना, ये बैलेंस डाइट होता है और वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो है आपको देखने को मिलेगी। अब जो भी टेस्ट जो है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है। कल्चर सर्टिफिकेट्स क्या है इसकी, ट्रेडिशनल डाइट मानी जाती है क्योंकि एक स्टेपल इन ट्रेडिशनल डाइट होती है बहुत सारे कल्चर्स के अंदर हम बात करें, और प्ले करता है वाइटल रोल इन कल्चर आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। तो जैसे हम बात करें बुद्धिज्म के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा माना जाता है इसके बारे में। उसके बाद आता है कुलिनरी प्रैक्टिस। जी हाँ, एज ए आर्ट साइंस फॉर प्रिपेयरिंग कुकिंग फूड जो होता है, ट्रेडिशनल मेथड फॉर फिशिंग प्रिपरेशंस, प्रिजर्व करते हैं, ड्राई करते हैं, स्मोकिंग, फर्मेंटिंग, ताकि फूड जो है वो बहुत टाइम मछली जो है वो रहे, साफ रहे, ठीक है ना, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़े। उसके बाद आता है रेजिलेंस इन फूड सिस्टम। रेजिलेंस की अगर हम बात करें, अवेलेबिलिटी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जो है इसका अच्छा खासा रहता है, ये हमेशा अवेलेबल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। फिशरी रिसोर्स कैन प्रोवाइड ए बफर अगेंस्ट फूड इनसिक्योरिटी कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। और ऐसा हो जाता है क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से कहीं खतरा हो जाता है तो आपको मछली मिल सकती है, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल सकता है। सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें, ये मतलब होता है कि एबिलिटी टू मेंटेन और सपोर्ट ए प्रोसेस, तो ये सपोर्ट कर सकती है। फिशिंग प्रैक्टिस एंड एक्वाकल्चर कैन इंश्योर लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी ऑफ फिश एज फूड रिसोर्स। तो ये हेल्पिंग टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ओवर फिशिंग एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके साथ साथ आता है जी नंबर 2 कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक, सबसे पहली बात है ये एम्प्लॉयमेंट देती है, ट्रेड जो है ट्रेड करते हैं, कम्युनिटी लाइवलीहुड जो है ये इसका इकोनॉमिक वैल्यू है। और हम बात करें एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड का, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, आपको मैंने पहले बताया मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं फिशिंग इंडस्ट्री में, चाहे हम कमर्शियल फिशिंग की बात करें, प्रोसेसिंग की बात करें। 2020 की बात है, द एफओ ने एस्टिमेट किया है कि 60 मिलियन लोग जो हैं वो डायरेक्टली एंगेज्ड हैं इन कैप्चर फिशरीज इन एक्वाकल्चर। अब आप खुद सोच सकते हैं 60 मिलियन लोग जो हैं वो इसी के ऊपर डिपेंड हैं। ये मेरा नहीं कहना है, ये एफएओ की रिपोर्ट है। इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी है। एंसिलरी इंडस्ट्रीज की हम बात करें, बोट बिल्डिंग जो है, गियर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो वहां पे इनको अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल जाती है। मिसाल देता हूं, एक बोट बनाना है, बोट बनाने की भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। अब इंडस्ट्रीज को भी वहां लोग चलाते हैं, तो वहां काम करते हैं। अब मछली को पकड़ने के लिए गियर का इस्तेमाल किया जाता है। अब गियर मैन्युफैक्चरिंग भी एक इंडस्ट्री के अंदर होगी। अब जिस इंडस्ट्री में गियर का मैन्युफैक्चर होगा वहां पे लोग एम्प्लॉय होंगे, मार्केटिंग करनी है, जो चीज पकड़नी है आगे बेचनी है, तो इसका जो है अच्छा खासा रोल रहता है किसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। फूड सिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर बहुत चीजें जो है वो होती हैं। उसके साथ साथ अगर हम जीडीपी की बात करें, फिशरी जो है ये कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली टू द जीडीपी ऑफ मेनी कंट्रीज। और हम बात करें पार्टिकुलर स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट एसआईडीएस हो या कोस्टल नेशंस हो, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे फिशरीज जो है सब्सटेंशियल पोर्शन जो होता है नेशनल इकोनॉमी का होता है। एक्वाकल्चर ग्रोथ की बात करें, जो ग्लोबल एक्वाकल्चर इंडस्ट्री है ये एक्सपेंड हो रही है रैपिडली रैपिडली, कंट्रीब्यूट करती है टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोवाइड करती है स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, ग्लोबल फिश ट्रेड चलता है, ठीक है। फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट्स जो है मोस्ट ट्रेडेड फूड कमोडिटीज वर्ल्ड वाइड, आप जानते हैं। 2018 की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, द एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ फिश एंड फिशरी प्रोडक्ट रीच्ड अबाउट $164 बिलियन। ये 2018 की रिपोर्ट मुझे मिली, एक बुक पढ़ रहा था। वैसे बहुत सारी रिपोर्टें हैं बट मैंने देखा जो अथेंटिक जो है मुझे 2018 की मिली, वहां 164 था। आज तो 24 है, आज तो बहुत ज्यादा होगा। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो है बहुत ज्यादा है, जो बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो हेवली ऑन फिश एक्सपोर्ट फॉर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। उसके बाद है इकोनॉमिक मल्टीपल इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट भी, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, कम्युनिटी डेवलपमेंट,
रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, वैसे मैंने बोला ब्लू इकोनॉमी, ठीक है ना, ब्लू इकोनॉमी आता है जब आप फिशेस को क्या करोगे, इसकी ट्रेड करोगे, इसी को पालोगे। अब बायोडाइवर्सिटी के अंदर क्या इसका इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर हम बात करें बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन की, स्पीशीज डाइवर्सिटी, जी हाँ, जो फिशरी रिसोर्सेज हैं ये एक वेस्ट एरे है स्पीशीज का, जो कि यूनिक रोल करता है अपने इकोसिस्टम के अंदर। और अगर हम बात करें ये स्टेबिलिटी को और रेजिलियंस को, दिस डाइवर्सिटी इंश्योर, ये इंश्योर करती है स्टेबिलिटी और रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फंक्शंस एंड सर्विसेज। जैसे आपने बात की, चाहे हम फूड वेब की बात करें, फूड चेन की बात करें, न्यूट्रिशन साइकिल की बात करें, तो वहां पे इसका अच्छा खासा रोल रहता है। ट्रॉपिक डायनामिक क्या है, इकोसिस्टम हेल्थ एंड फंक्शनिंग। ट्रॉपिक डायनामिक का मतलब होता है कि जो फिश है ये ऑक्यूपाई करती है डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन फूड वेब्स फॉर फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवर से लेकर टू टॉप प्रेडेटर्स तक, और इनका जो इंटरेक्शन होता है ये रेगुलेट करता है पॉपुलेशन डायनामिक ऑफ अदर स्पीशीज और इंश्योर करता है बैलेंस्ड इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें, फिश जो है प्ले करता है critical role in nutrient cycling by transporting nutrients across different habitats। जैसे हम बात करें एनाड्रोबिस फिश लाइक, जैसे हम सैल्मन जो है ये मूव करती है फ्रॉम ओशन टू फ्रेश वाटर, तो ये न्यूट्रिएंट को भी मूव करती है फ्रॉम ओशन टू फ्रेश वाटर ड्यूरिंग स्पॉनिंग। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है, उसके बाद आता है बायोटर्बेशन क्या होता है। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जैसे जो बॉटम डिवेलपर्स होती हैं स्टिल ऑफ सेडिमेंट्स एनहेंसिंग न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड इरेटिंग द सी बेड। देखो सी बेड को इरेट कर रही है, ठीक है, बॉटम डिवेलपर्स जो स्पीशीज होती हैं वो सेडिमेंट्स को स्टिल अप कर रही हैं, न्यूट्रिएंट्स को एनहेंस कर रही हैं। ऐसी प्रोसेस से क्या होता है, बहुत सारे जो बेंथिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है जी मेन चीज किस टू स्पीशीज, जैसे हम बात करें शॉक है, लार्ज रील फिश है, ये कंट्रोल करती है पॉपुलेशन साइज ऑफ देयर प्रे, प्रिवेंट करती है ओवरग्राजिंग और मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ मैरीन इकोसिस्टम। और हैबिटेट इंजीनियर्स की बात करें, कोरल रीफ्स फिश जो होती है ये कंट्रीब्यूट करती है टू द फॉर्मेशन मेंटेनिंग ऑफ कोरल रीफ्स। देखो क्या कुछ नहीं करती है फिश, और प्रोवाइड करती है हैबिटेट एंड शेल्टर फॉर न्यूमरस मैरीन ऑर्गेनिजम्स। यहाँ तक आप समझ गए कितना कुछ इसके बारे में है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, बहुत कुछ है, नीचे पीडीएफ में आपको बता दूंगा। मैनेजमेंट क्या है, देखिए जी सबसे पहले बात क्या है, हमें practice of regulating and supervising fishing activities to sustain fish population and their ecosystem। इफेक्टिव जो मैनेजमेंट होती है ये इंश्योर करती है लॉन्ग टर्म हेल्थ फॉर फिश स्टॉक, लाइवलीहुड ऑफ फिश कम्युनिटीज एंड द बैलेंस ऑफ मैरीन इकोसिस्टम। अब यहाँ पे जो पहली बात है वो है सस्टेनेबल यील्ड। जी हाँ, इसमें आता है एक MSW आता है, दूसरा आता है OSW। मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड क्या होता है, लार्जेस्ट कैच दैट कैन बी टेकन फ्रॉम फिश स्टॉक ओवर एन इंडिफिनिट पीरियड विदाउट हार्मिंग द स्टॉक फ्यूचर प्रोडक्टिविटी। दूसरा होता है ऑप्टिमम सस्टेनेबल यील्ड, takes into account ecological and socio-economic factors to achieve the best balance between fishing benefits and conservation। So, इसके बाद आता है जी stock assessment, the process of collecting and analyze data on fish populations to estimate the size, structure and trends of fish stocks। तो टेक्निक्स हैं, सर्वे किए जाते हैं, डाटा को एनालिसिस किया जाता है, पॉपुलेशंस के मॉडल बनाए जाते हैं। रेगुलेटरी मेजर्स की अगर हम बात करें, कोटास एंड लिमिट्स, कुछ लिमिट सेट की जाती हैं, अमाउंट ऑफ फिश दैट कैन बी कॉट, कितनी टोटल अलाउेबल, कितनी कैच कितना आप कर सकते हैं, TAC के बारे में, साइज एंड एज रिस्ट्रिक्शंस, जो जेनुवाइल फिश होती है या ब्रीडिंग स्टॉक होता है, बाय रिटर्न द साइज एंड एज ऑफ फिश दैट कैन बी हार्वेस्टेड, कितना रखना है, कितना कितने को आप फिशिंग कर सकते हैं। सीजन के टाइम कुछ ऐसा होता है टेम्परेरी बेनिंग की जाती है फिश को, ताकि जो ब्रीडिंग का सीजन है वो चल रहा है तो अब बंद करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, MPAS। जी हाँ, कुछ जोन्स को डिजाइन किया जाता है जहाँ पे फिशिंग की एक्टिविटीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं, प्रोहिबिट की जाती हैं टू अलाउ मैरीन इकोसिस्टम टू रिकवर एंड थ्रिव। MPA जो है ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, फिश स्टॉक एंड सपोर्ट सस्टेनेबल फिशरीज।
उसके बाद आता है फिशिंग गियर रेगुलेशन। इम्प्लीमेंट किए जाते हैं गियर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, ताकि जो कैच है फिश का वो क्या हो, मिनिमाइज हो। अनइंटेंडेड कैप्चर ऑफ नॉन टारगेट स्पीशीज की बात हो रही है, और रिड्यूस हैबिटेट डैमेज को भी क्या हो जाए, थोड़ा जो हैबिटेट है उसको डैमेज ना हो। Examples include using selective fishing gears का banning destructive practice like bottom trawling, जो बड़ी बड़ी destructive जो फिशिंग होती है उसको क्या करते हैं, बैन किए जाते हैं। बड़े बड़े ट्रॉलिंग्स लाइक ट्रॉलिंग जो होते हैं प्रमोट किए जाते हैं। गियर मॉडिफिकेशन लाइक टर्टल एक्सक्लूडेड डिवाइसेस, ये सब क्या है, ये मैनेजमेंट है। कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं वो अपने डिसीजन बनाती हैं और इंश्योर करते हैं कि हमें किस तरह से फिश को बचाना है। empowering fishers stakeholder to take responsibility for sustainable practice। उसके बाद होता है enforcement and compliance, मॉनिटरिंग की जाती है, पेट्रोलिंग की जाती है। बहुत सारे मुलाजिम होते हैं जो देखते हैं क्या ये रूल को फॉलो कर रहे हैं। सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम टू इंश्योर सर्विलेंस जो है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन, तमाम जो भी कंट्रीज हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें रूल फॉलो करते हैं। फिश स्टॉक ऑफन माइग्रेट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज रिक्वायरिंग कोलैबोरेशन बिटवीन कंट्रीज। तो कोई साइन किया जाता है, कोई ना कोई चीजें जो होती हैं, कोई एग्रीमेंट जो होते हैं वो साइन किए जाते हैं, ताकि हमें किस तरह से फिशरीज के ऊपर किस तरह से फिशरी को बचा के ट्रेड करना है। रीजनल फिशरी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन और एफएमओएस, उनका भी एक अच्छा खासा रोल रहता है कोऑर्डिनेटिंग मैनेजमेंट एफर्ट्स ऑन द हाई सीज। ठीक है ना। चैलेंजेस क्या होते हैं, चैलेंज अगर हम बात करें कौन कौन सी फेस करनी पड़ती है, वो होता है ओवर फिशिंग, excessive fishing pressure leading to depletion of fish stocks, illegal, unreported and unregulatory IUU fishing undermines management efforts and depletes resources. Climate change की बात करें, affects ocean temperature currents and ecosystem, impacting fish population and distributions, economic and social pressures, balancing the need of fishing communities with conservation goals. तो ये था इसके बारे में, थोड़ा फिश रिसोर्सेज के बारे में और मैनेजमेंट के बारे में।